तो हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, एंड प्रेशर पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का जिक्र किया था कि जब एरिया अधिक हो तो प्रेशर कम लगता है, परंतु अगर एरिया कम हो तो प्रेशर अधिक लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चर्चा किया था, और उसके अलावा एग्जाम्पल में भी देखा था कि कैसे कोई फुटबॉल का गोलकीपर बॉल को आसानी से रोक लेता है, हॉकी का प्लेयर बॉल को कैसे हैंडल कर पाता है, फिर क्रिकेट मैच का प्लेयर कैसे बाउंड्री पे बॉल को कैसे रोक पाता है। इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर हम डोर ओपन और क्लोज करते हैं तो पुश और पुल जैसा एक्टिविटी करना पड़ता है। उसके अलावा क्रिकेट बॉल, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी। रुकी हुई गाड़ी को जब हम धक्का देते हैं तो उसमें फोर्स लगाते हैं, फिर सबसे वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, फिर पीछे की ओर बढ़ती है। आपस में खेल खेल में भी हम लोग फोर्स और प्रेशर को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। उस प्रकार से एनिमल्स को भी हम लोगों ने उस दिन फोर्स और प्रेशर के लिए एग्जाम्पल में देखा था। आज का हम लोगों का टॉपिक है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ए फोर्स कैन change the state of motion। इसका अर्थ ये हुआ कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले ये जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो क्या होता है। सपोज कीजिए कोई रबड़ का बॉल है, और उस रबड़ के बॉल को हम हाथ में लेते हैं और किसी समतल सतह पर, मेज पर या किसी कंक्रीट वगैरह जैसे फर्श पर हम गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का देते हैं, तो क्या वह गेंद गति में आ जाती है। फिर गतिशील गेंद को फिर हम धक्का देंगे तो क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा, या बढ़ती या घटती है। इससे भी नहीं संतुष्ट हो तो हम क्या करेंगे, अपने हथेली से इसको गतिशील गेंद को सामने रखेंगे, और ये तो हथेली पे इस गतिशील गेंद को सामने जब रखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि क्या हमारे हथेली पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है क्या। यदि गेंद की चाल पर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी हम जब गेंद गति कर रहा हो उसमें हमारी हथेली जब लगती है तो उसके गति के ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं तो अगर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो क्या वह बढ़ती या घटती है। यदि गतिशील गेंद को अपनी हथेली से हम रोक लेते हैं तो क्या होगा। इसी पे आज हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल व्हाइल टेकिंग पेनाल्टी किक इन फुटबॉल। यानी अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हम किसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए पेनाल्टी, फुटबॉल में पेनाल्टी लिया जाता है तो कॉर्नर से जब कोई प्लेयर फुटबॉल को किक करता है तो उस पर फोर्स लगाता है, और किक लगने से पहले गेंद किस पोजीशन में होता है, तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है, जिसको हम विराम अवस्था कहते हैं। वो रेस्ट पोजीशन में होता है एकदम। द बॉल स्पीड वाज जीरो। उसका बॉल का जो स्पीड होता है बिल्कुल जीरो होता है, बट द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। परंतु जैसे ही उस पर गोल करने के लिए जब प्लेयर गति उस बॉल पे फोर्स किक लगाता है तो वह बॉल गति में आ जाता है, फिर वह बॉल जंप लेते हुए डायरेक्टली गोल के पास जाता है।
तो इस प्रकार से इस क्रिया द्वारा गोलकीपर जो है गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है, यानी उसको रोकने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसे दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसे बॉल को वह गोल होने से बचा सकता है। तो अर्थात जब वो हाथ में पकड़ लेता है तो उस बॉल का स्पीड जो है बिल्कुल स्लो हो जाता है, इट मीन्स कि जीरो हो जाता है। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स टू इन स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोलकीपर बॉल को रोकने में सफल हो जाता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू जीरो, तो उसका स्पीड घट के बिल्कुल जीरो हो जाता है। इट मीन्स कि वह बिल्कुल स्टॉप पोजिशन में, विराम अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से इस प्रैक्टिकल से हम यह पता कर सकते हैं कि जब फोर्स लगता है तो कैसे कोई वस्तु गति में आ जाती है, और फिर उस पर यदि प्रेशर लगाया जाता है तो वो कैसे अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। इस प्रकार से यह एक्टिविटी हमें यह ज्ञान देती है कि किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उसकी चाल बदल सकती है। इट मीन्स वी कैन से द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो कह सकते हैं ये the force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, उसकी गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल स्पीड बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा को विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। इट मीन सपोज कीजिए कि बॉल आ रहा है आगे से, जैसे सपोज कीजिए क्रिकेट के प्लेयर का बैट्समैन ने बॉल को उड़ा के मार दिया, बाउंड्री पे खड़ा प्लेयर उस बॉल को के विपरीत दिशा में खड़ा है, बॉल उसके आगे से उसके पीछे की ओर जा रही है, बॉल के पीछे आगे आकर वो प्लेयर उस बॉल को रोक देता है, अर्थात उसके विपरीत वो बॉल को फोर्स लगाकर रोक लेता है। तो इट मीन्स कि वह उस वस्तु की चाल जो है वह कम हो जाती है। इट मीन्स दे टेक देयर पोजीशन ऑफ द जीरो, यानी कि उसकी चाल बिल्कुल स्लो हो जाती है। जैसे बच्चों के देखे होंगे, बच्चों हम लोग अक्सर बचपन में भी साइकिल के टायर से खेले होंगे, छोटा सा डंडा लेकर साइकिल का टायर साइकिल के टायर पे हम नित्य धीरे 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 ठोकर मारते हैं और उसके साथ रन करते हैं, तो वो साइकिल का टायर जो है आगे की ओर बढ़ता है। इट मीन्स कि उसमें गति आती है। तो वो गति कब आती है? जब हम उसी दिशा में जिधर वो आगे की ओर बढ़ रहा है उसी दिशा में जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई वस्तु आती है तो वो उसका स्पीड जीरो हो जाता है, या फिर वो टायर ऑटोमेटिकली दिशा चेंज कर देता है उसके विपरीत दिशा में जब फोर्स लगता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स यानी कि कोई भी वस्तु की विपरीत दिशा में जब हम बल लगाते हैं तो वो उसकी गति को शून्य कर देता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल। प्लेयर often push or moving ball to their team mates to make a winning move। कह रहा है कि अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं वॉलीबॉल के खेल का, जिसमें खिलाड़ी प्रायः जीतने के लिए कोई रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति में बनाने के लिए गतिशील गेंद को जो है पुश या पुल करने की टीम साथियों के साथ पुश या पुल करके टीम साथियों के साथ वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यानी अपनी गोल से दूसरे गोल। तो कभी कभी वो बहुत तेज प्रहार करते हैं और ऐसा होता है कि वो मैदान के यानी जो ग्राउंड होता है वो उसके आगे चला जाता है। तो उसी प्रकार से क्रिकेट में बल्लेबाज भी बल्ले से बॉल पर शॉट लगाते शॉट लगा खेलने का प्रयास करता है। तो कह रहे हैं कि क्या इन स्थितियों में गेंद की गति दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण कह सकते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इस सब में बल लगने के कारण जो गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा है वह निश्चित ही डेफिनेटली
चेंज हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। तो अब कह रहा है कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड, क्या इसके लिए आप कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, क्यों नहीं। ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। थस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा दोनों दोनों पोजीशन में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट is considered to be the state of zero speed. An object, may it rest or in motion, both are its state of motion. अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन अगर इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है तो वह जो उसका रेस्ट पोजीशन है, यानी कि जो उसका स्पीड जीरो है, उस अवस्था को हम शून्य चाल की अवस्था मानते हैं। इट मीन्स की वी कैन से दैट इज द जीरो पोजीशन, वह बिल्कुल विराम अवस्था में, स्टॉप पोजीशन में है। तो कोई वस्तु जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी अवस्था में गतिशील जैसी एक्टिविटी कोई देखने को, मोशन जैसी गति नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट पोजीशन में। और कह रहा है कि बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये दोनों ही अवस्थाएं यानी कि गति और विराम, ये दोनों इसके पहलू हैं, ये दोनों अवस्थाएं इस गति की पहलू हैं। अब कह रहा है कि डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट। कह रहा है क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? इसी पे हम लोगों को आज फिर अभी इस टॉपिक पे चर्चा करना है। कैसे? तो कह रहा है कि इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कह रहे हैं कि अर्थात सपोज कीजिए हमारा अनुभव है कि अनेक बार जब बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो कह रहा है इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी दीवार को धकेलने का प्रयास अगर किया जाए तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार से हमको बल का कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि दीवार को हम मनुष्य नहीं हिला सकते, इसलिए उस दीवार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर कोई गाड़ी खड़ी है उसको हम धक्का दें तो उसके अवस्था में चेंजिंग आ सकता है। हम किसी स्प्रिंग को फोर्स करें, उस पर प्रेशर दें तो उसके पोजीशन में चेंजिंग आ सकता है। उसके अलावा हमारे घरों में आटा, रोटी बनाने के लिए आटा गुथाई होती है, तो उसपे भी जब हम पानी डाल के उस पर फोर्स करते हैं तो वो चिपकता है, फिर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे उठना शुरू करता है। इलास्टिक है, रबड़, उसको हम खींचते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, छोड़ते हैं तो फिर वो रेस्ट पोजीशन में, अपने रियल पोजीशन में आ जाता है। यानी कि ये सब इसके एग्जाम्पल। अब कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है? तो हम लोग इस एग्जाम्पल से तो समझ सकते हैं कि रबड़ को अगर हम खींचते हैं तो फैल जाता है और उसको छोड़ते हैं तो फिर अपने पोजीशन में आ जाता है। इट मीन्स कि हाँ, यस, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, बल जो है वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। जैसे एक्टिविटी में आपके किताब में दिया होगा, ए लंप ऑफ डस्ट ऑन ए प्लेट, प्रेजेंट इट डाउन विथ योर हैंड। कह रहा है कि आटा को गूंथते वक्त अपने हाथ से उसको दबाइए,
दबाएंगे तो नीचे की ओर दबेगा, छोड़ेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। उसके प्रकार से हम साइकिल पे सफर कर रहे हो, साइकिल में के सीट में लगे स्प्रिंग को हम देख सकते हैं कि जब हम स्थिर रेस्ट पोजीशन में बैठे रहेंगे तो जो है स्प्रिंग बिल्कुल अपने स्टेट पोजीशन में होगा। लेकिन जैसे ही जब हम साइकिल पे सफर करना शुरू करते हैं, जब रफ सरफेस पे हम सड़क रफ सरफेस वाले रोड पे सफर कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी साइकिल जब जंप करती है उस पर, तो वो स्प्रिंग भी फैलता है, सिकुड़ता है। जैसे बाइक का शॉकर एग्जाम्पल में ले लीजिए, वो भी प्रेस पर रफ सरफेस यानी गड्ढा गुड्ढी वाले रोड में वो भी क्या करता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो वो भी कभी दबता है, कभी खड़ा होता है। तो यानी कि इस प्रकार से ये सारी एक्टिविटियां तभी हम देख पाते हैं जब उसमें स्प्रिंग लगा होता है। तब कह रहा है, व्हाट डू यू conclude from the observation, note it in your notebook। कह रहा है इस ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने क्या देखा, क्या फोर्स, क्या प्रेशर, कहाँ फोर्स लगा, कौन सी एक्टिविटी हुई, किस प्रकार से एक्टिविटी हुई। तो इन सारी चीजों को अगर आपने देखा और इसके बारे में अनुभव किया, तो कह रहा है कि उसके लिए आप एक अपनी कॉपी में टेबल बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, और उस सारणी में इसको आप दिखा सकते हैं, उस टेबल में दिखा सकते हैं। और दिखाने के बाद आप उसको शेयर वगैरह में एक्टिविटी के तौर पे बना सकते हैं, और बनाने के बाद फिर उसको क्लास में लाके टीचर से चेक भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम सभी तो इस चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। अब कह रहा है कि when you place a rubber ball placed on a table, अगर कोई रबर का बॉल लेकर हम उसे प्रेस करते हैं टेबल पे रख के, यानी कि सॉलिड फर्श पे, तो in all these examples you show that the applications of force on an object may change its shape। तो इस प्रकार से ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इससे हम यही कल्पना करते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि having performed all the above activities you would have realized that a force, क्या आप may take an object move from rest। कह रहा है किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है फोर्स लगाकर। उसके बाद कह रहा है कि गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है फोर्स, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है फोर्स। और कह रहा है कि मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, क्या ये सभी इफेक्ट, इनमें से सभी इफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल, ये जितने भी इफेक्ट दिया है ये सभी उत्पन्न हो सकते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force। अर्थात यह स्मरण करने योग्य बात है कि यदि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तो इनमें से कोई भी प्रभाव बिना फोर्स लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, चाहे उसमें किसी न किसी रूप से उसमें फोर्स लगाना ही पड़ता है। अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता है वो, तथा अपने आप आकृति में भी उसके परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसके लिए फोर्स और प्रेशर वहां लगना अनिवार्य होता है। अब देयर आर, अब पढ़ना है हम लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है भाई? तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है मस्कुलर फोर्स, यानी कि जहां हम अपने हाथों से फोर्स लगा सकते हैं। तो अपने हाथों से फोर्स लगा सकते हैं, इट मीन कि कहीं ना कहीं हम फिजिकल रूप से उसको टच करके उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। तो मस्कुलर फोर्स में कह रहा है कि कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट। कह रहा है कि अगर किसी टेबल पे बुक रखा हो तो आप बिना उसे टच किए अपने पास उस बुक को ले सकते हैं क्या?
बिना छुए। कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप पानी से भरी बाल्टी को बिना टच किए अपने पास ले सकते हैं क्या? जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सामान्यतः किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए हमारे शरीर को उस वस्तु को टच करना पड़ता है, चाहे वो संपर्क किसी हम स्टिक के द्वारा करें, किसी रस्सी के द्वारा करें, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उसे किसी रूप में करें। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु, जैसे चाहे वो हमारा स्कूल बैग हो या फिर पानी की बाल्टी हो, उसको उठाते हैं तो ये बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा अर्थात मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। इसके लिए इसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। कह रहे हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं, ये एक दिस फोर्स इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। अर्थात हमारी मांसपेशियों की क्रिया के स्वरूप लगने वाले बल को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। संभवतः हम लोग देखते हैं एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। कह रहा है कि पशु भी अपने शारीरिक एक्टिविटी के द्वारा तथा अन्य वर्क को संपादित करने के लिए मस्कुलर फोर्स का प्रयोग करता है, जैसे बैल, ऑक्स, हॉर्स, ये सभी जो है किसी न किसी रूप में, डंकी, कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। कह रहा है कि ये ऊंट, घोड़े और गधे ये सब ऐसे पशु हैं जो हमारे लिए विभिन्न कार्य को करने की कैपेसिटी रखते हैं और कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए इनको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है। फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स जो है तभी लगाया जा सकता है जब हमारा मस्कुलर किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करे, किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए, इसलिए हम इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसको हम अगर डिफाइन करना हो लिख सकते हैं, द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली which it is in contact with an object, it is also called a contact force। इस तरह से हम इसको कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं कब? जब हम अपने शरीर से इसको टच करेंगे तब। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का बचेगा फ्रिक्शन, ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।